प्यारे बच्चों, खुश रहो। इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी अ विषय कोड 002 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 यानी मॉडल पेपर को हल करने की कोशिश करेंगे, जिसको सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। यानी बच्चों, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का पेपर फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही होगा, जो कि 80 अंक और 3 घंटे का होगा। सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पेपर में कुल 15 प्रश्न होंगे। पेपर 4 खंडों में बटा होगा। खंड क, ख, ग और घ। बाकी निर्देश आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पेपर का खंड क, जिसमें अपठित बोध पर आधारित प्रश्न होंगे 14 अंक के, 7 अंक का अपठित गद्यांश और 7 अंक का अपठित काव्यांश। सबसे पहला प्रश्न, जिसमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित 7 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। बच्चों, अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले अच्छे से गद्यांश को पढ़ें। गद्यांश को पढ़ने के बाद संबंधित पूछे गए प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से अच्छे से सावधानीपूर्वक यदि गद्यांश को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिख पाएंगे। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। आज विश्व के कई देशों में अदरक वाली भारतीय चाय का चस्का लोगों को ऐसा लग गया है कि वहाँ हर कोई भारतीय चाय का शौकीन हो गया है। इसके अलावा भारत में कुल्हड़ वाली चाय भी काफ़ी लोकप्रिय है। मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी गई चाय का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इसकी सौंधी खुशबू और लाजवाब स्वाद को इसके बिना अनुभव नहीं कर सकते हैं। भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। भारत ने मिलान में हुई अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी अधिसूचना में कहा कि हम विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चाय के योगदान को लेकर दुनिया को जागरूक करना चाहते हैं, ताकि वर्ष 2030 के सतत विकास से जुड़े लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र को विश्वास है कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित करने से इसके उत्पादन और खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन का लक्ष्य चाय के स्थायी उत्पादन और खपत के पक्ष में गतिविधियों को लागू करने के लिए सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना और भूख और गरीबी से लड़ने में इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चाय के औषधीय गुणों के साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी है। विश्व में चाय के प्रमुख उत्पादकों में एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका शामिल हैं, जबकि विश्व के 4 बड़े उत्पादक देशों में क्रमशः चीन, भारत, कीनिया और श्रीलंका शामिल हैं। विश्व के कुल चाय उत्पादन में इन देशों की हिस्सेदारी 75% है। भारत विश्व में चाय उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। भारत में चाय का उत्पादन करने वाले राज्यों में असम, पश्चिमी बंगाल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है।
भारत में लगभग 13,000 चाय बागान हैं जो 60 लाख से अधिक श्रमिकों की आजीविका का प्रमुख साधन भी हैं। चाय एक श्रम आधारित उद्योग है, इसलिए भारत जैसे देश में इसके विकास की अपार संभावनाएं हैं। भारत जैसे देश में इसके विकास की अपार संभावनाएं हैं। चाय की चुनाई के लिए अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चाय की पत्तियां एक एक कर तोड़ी जाती हैं, जिनसे कोमल पत्तियां नष्ट ना हों। अपनी कोमल अंगुलियों के कारण ही चाय के उद्यानों में स्त्री मजदूर द्वारा पत्तियां तोड़ी जाती हैं। चाय की पत्ती तोड़ने के काम के लिए श्रमिकों को पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है, चाहे वह चिलचिलाती धूप में हो या बारिश में। वे आमतौर पर उस हिस्से तक पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं जहां वे चाय की पत्तियां चुनते हैं। बहुत ही सुंदर गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न का बच्चों मैं इस पेपर को हल कर चुका हूं। पहला प्रश्न का जिसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। कारण, विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में चाय की अहमियत को समझना। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह है तीसरा। कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न ख, भारत में कुल्हड़ वाली चाय काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो उचित विकल्प है, सही विकल्प है ख का, वह है पहला विकल्प। कथन 1 और 2 सही है, यानी सौंधी खुशबू होती है, लाजवाब स्वाद होता है। पहला विकल्प सही है, कथन 1 और 2। अगला प्रश्न ग, नीचे दिए गए कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम। और विश्व में चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक देश, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका भारत। और इस तरह से जो सही विकल्प है वह होगा आपका गा का सही विकल्प दूसरा, यानी 1 में 2 और 2 में 3 और 3 में 1। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न घ, चाय के उत्पादन और खपत बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की क्या भूमिका है। 2 अंक का प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, करोड़ों लोग चाय के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके हितों की रक्षा और जागरूकता जरूरी है। इसी के चलते चाय पत्ती की खपत और मांग बढ़ाने पर जोर डालने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तरह से अगला प्रश्न गया, चाय एक श्रम आधारित उद्योग है, कैसे। 2 अंक का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, चाय एक श्रम आधारित उद्योग है, अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सावधानी से चाय की पत्तियां एक एक कर तोड़ी जाती हैं, श्रमिकों को पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है, यह श्रमसाध्य कार्य है। इस तरह से गद्यांश पर आधारित उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न 2, जिसमें एक अपठित काव्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित 7 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। काव्यांश देखिए बच्चों, बहुत ही सुंदर काव्यांश है। अर्जुन देखो किस तरह कर्णसारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंख्य वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लाघव, कितना पौरुष कैसा प्रहार, किस गौरव से
यह वीर द्विरद कर रहा संवर वन में विहार। बुइयों पर भी फटे जाते संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसा तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिरगूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ। ओ देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी रचना का अंश है यह काव्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न का 1 अंक का, इस काव्यांश में कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है? तो इस काव्यांश में दूसरा विकल्प सही है, कृष्ण कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। दूसरा विकल्प सही है, कृष्ण कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न ख, कवि ने कर्ण के युद्ध कौशल की प्रशंसा में क्या कहा है? उचित विकल्प का चयन कीजिए 1 अंक का। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है चौथा, केवल कथन 1, 3 और 4 सही है। यानी पहला पांडव सेना के पुरुषार्थ को चुनौती दे रहा था, और तीसरा समर क्षेत्र में केवल उसके बाण दिखाई दे रहे थे, चौथा समर क्षेत्र में केवल उसकी हुंकार सुनाई दे रही थी। इस तरह से चौथा विकल्प सही है, कथन 1, 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न ग, कारण और कथन। कथन है, कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच गई। कारण, कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया था। तो इसका सही विकल्प है तीसरा, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न घ, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा गूढ़ वचन बताया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा गूढ़ वचन बताया? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं काव्यांश के आधार पर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह गूढ़ वचन बताया कि वह अर्जुन तथा कर्ण दोनों की वीरता को जानते हैं, वह दोनों के बल से परिचित हैं, परंतु मन ही मन वह कर्ण को अर्जुन से भी बड़ा वीर मानते रहे हैं। अगला प्रश्न, कर्ण के युद्ध कौशल को देखकर कृष्ण उसके बारे में क्या सोच रहे थे? ये 2-2 अंक के प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं काव्यांश के आधार पर। कृष्ण सोच रहे थे कि संसार में क्या कोई और ऐसा वीर है जो कर्ण की बराबरी कर सके, उसे युद्ध में पराजित कर सके। पेपर का खंड ख, जिसमें व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं 16 अंक के। तीसरा प्रश्न, जिसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 में से 4 प्रश्न करने हैं। 1-1 अंक के 4 प्रश्न, 4 अंक के। पहला क, हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे, सरल वाक्य में बदलिए। तो इसका सरल वाक्य इस तरह से हो जाएगा, हालदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते थे। अगला ख, जब जाड़ा आता तब बालगोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, जाड़ा आता और बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। इस तरह से संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला ग, रीड नरकट से बनाई जाती है, जो डुमराम में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद भी लिखिए। तो आश्रित उपवाक्य जो डुमराम में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है, और आश्रित उपवाक्य का भेद है विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगला घ, खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मुद गई, मिश्र वाक्य में बदलिए। तो इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा, जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया
वैसे ही उनकी पलकें मुद गईं। अगला प्रश्न, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद लिखिए। तो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य। अगला चौथा प्रश्न, वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1-1 अंक के 4 प्रश्न, 4 अंक के। क, वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, कर्म वाच्य में बदलिए। तो इसका कर्म वाच्य इस तरह से होगा, उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। इस तरह से कर्म वाच्य हो जाएगा। अगला ख, नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छिलने शुरू कर दिए गए, कर्तृवाच्य में बदलिए। तो इसका कर्तृवाच्य इस तरह से हो जाएगा, नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छिलने शुरू कर दिए। इस तरह से। अगला ग, बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं पाते हैं, भाववाच्य में बदलिए। तो इसका भाववाच्य इस तरह से हो जाएगा, बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता है। अगला, स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की, वाच्य पहचान कर भेद बताइए। तो इसमें कर्तृवाच्य है। अगला, कर्म की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? तो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य। अगला प्रश्न 5वां, पद परिचय पर आधारित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। रेखांकित पदों का पद परिचय लिखना है। 1-1 अंक के 4 प्रश्न, 4 अंक के। पहला, पान वाला नया पान खा रहा था। तो इसमें नया, नया का पद परिचय लिखना है। तो नया पहले लिखेंगे नया, फिर डैश करके लिखेंगे विशेषण, कॉमा गुणवाचक, कॉमा पुल्लिंग, कॉमा एकवचन, कॉमा पान विशेष्य। इस तरह से। अगला, वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। तो यहाँ खरीदे होंगे, खरीदे होंगे का पद परिचय लिखना है। तो इस तरह से लिखेंगे आंसर शीट में, खरीदे होंगे डैश क्रिया, कॉमा सकर्मक, कॉमा पुल्लिंग, कॉमा बहुवचन, कॉमा भूतकाल। इस तरह से। अगला, विद्यालय के साथ ही एक डाकघर है, के साथ ही, के साथ का पद परिचय करना है। तो के साथ डैश संबंध बोधक अव्यय, घर और डाक खाने के बीच संबंध दर्शा रहा है। इस तरह से। अगला घ, वह, भाई खूब क्या आइडिया है। तो यहाँ वह का परिचय पद परिचय लिखना है। तो वह डैश विस्मयादि बोधक अव्यय, कॉमा प्रशंसा सूचक। इस तरह से। अगला, वे बहुत कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। वे का पद परिचय लिखना है। तो वे डैश सर्वनाम, कॉमा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, कॉमा आदरार्थक बहुवचन, कॉमा कर्ता कारक। इस तरह से। अगला प्रश्न 6, अलंकार पर आधारित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। 1-1 अंक के 4 प्रश्न, 4 अंक के। पहला, सहस्बाऊ समसोरिप मोरा। तो कौन सा अलंकार है इसमें? उपमा अलंकार। सहस्बाऊ समसोरिप मोरा, उपमा अलंकार। अगला ख, छुअत टूट रघुपति न दोषु। तो इसमें कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर ज्वार की। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अगला घ, तुम तो काल हाँकुजन लावा, बार बार मोय लाग बुलावा। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, जनु मनु जानो मानो, उत्प्रेक्षा। अगला, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। रघुकुल सूर्य यानी श्री राम बोले शीतल जल के समान मीठे वचन, मधुर वचन। तो सम यानी
इसमें भी उपमा अलंकार है। बढ़त देख जल संवचन बोले रघुकुल भान, तो इसमें भी उपमा अलंकार है। बच्चों, चैनल पर आप रचना के आधार पर वाक्यभेद, वाच्य, अलंकार से संबंधित वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। अगला पेपर का खंड ग, जिसमें पाठ्यपुस्तक यानी क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं 30 अंक के। 7वां प्रश्न, जिसमें एक पठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित 1-1 अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं 5 अंक के। गद्यांश देखिए, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वे हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन व हनुमान जयंती के, यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन यानी गाना बजाना की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। बहुत ही सुंदर गद्यांश। पहला प्रश्न, काशी के संकट मोचन मंदिर में आयोजित संगीत आयोजन की विशेषता है। कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। 1 अंक का प्रश्न। तो कथन है, यह आयोजन हनुमान जयंती के अवसर पर होता है। यह आयोजन 5 दिनों तक चलता है। यह प्राचीन संस्कृति है। शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन होता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है आपका चौथा विकल्प सही है। कथन 1, 2 और 4 सही हैं। यानी यह आयोजन हनुमान जयंती के अवसर पर होता है, सही है। यह आयोजन 5 दिनों तक चलता है। यह आयोजन 5 दिनों तक चलता है, यानी सही है। और चौथा सही है, शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन होता है। तो प्रश्न का जो विकल्प है वह चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न ख, कारण और कथन। कथन है, बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। कारण, अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। तो इस प्रश्न का जो विकल्प है वह आपका तीसरा सही है। तीसरा, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। ख प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न ग, काशी से बाहर के कार्यक्रमों में बिस्मिल्लाह खां किनके प्रति अपनी आस्था प्रकट करते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग का दूसरा, काशी विश्वनाथ और बालाजी के प्रति। ग का दूसरा विकल्प सही है, काशी विश्वनाथ और बालाजी के प्रति। अगला प्रश्न घ, काशी की अद्भुत और प्राचीन परंपरा। काशी की अद्भुत और प्राचीन परंपरा कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है घ का पहला ही ऑप्शन सही है, पहला विकल्प, संगीत आयोजन की। संगीत आयोजन की। अगला प्रश्न, इस गद्यांश का मूल भाव क्या है। उचित विकल्प का चयन कीजिए। काशी की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाना, बिस्मिल्लाह खां के सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाना, बिस्मिल्लाह खां की संगीत के प्रति आसक्ति को दर्शाना, बिस्मिल्लाह खां के काशी के प्रति प्रेम को दर्शाना। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका पहला, कथन 1 और 2 सही है। पहला विकल्प सही है, कथन 1 और 2 सही हैं। और वो 1 और 2 क्या है, यानी काशी
काशी की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाना और बिस्मिल्लाह खां के सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाना। अगला प्रश्न 8वां, जिसमें गद्य पाठों पर आधारित 4 में से कि नहीं 3 प्रश्नों का उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखना है, यानी 3 प्रश्न 2-2 अंक के, 6 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न, कैप्टन के प्रति पानवाले ने क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी? इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। 2 अंक का प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कैप्टन के प्रति पानवाले ने टिप्पणी की थी, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। बिंदु 1, उसकी यह टिप्पणी व्यंग भाव से परिपूर्ण है, नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। अगला बिंदु, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति का उड़ाया गया उपहास है, सर्वदा अनुचित ही नहीं अभद्रता का भी प्रतीक है। ऐसी टिप्पणी करना अशोभनीय एवं अनुचित व्यवहार को दर्शाता है, जबकि ऐसे देश प्रेमी व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार प्रेम, सहयोग एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। इस तरह से कोई भी 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं अपेक्षित। अगला प्रश्न ख, बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया? 2 अंक का प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए 2 कार्य किए। पहला, उन्होंने अपने पुत्र को अपनी पतोह से मुखाग्नि दिलाकर महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने का प्रयास किया। अगला बिंदु, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु होने पर पतोह के भाई को बुलवाकर आदेशात्मक स्वर में कहा, इसकी दूसरी शादी कर देना। इस प्रकार विधवा विवाह के माध्यम से उन्होंने नारियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना चाहा। इस तरह लिखा जा सकता है। अगला ग, लेखिका मन्नू भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 2 अंक का प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, शीला अग्रवाल ने मन्नू भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला बिंदु, उनके साथ की गई लंबी बहसों ने लेखिका को साहित्य समझने की दृष्टि प्रदान की। दूसरा बिंदु, अनेक महत्वपूर्ण लेखकों को पढ़ने का सुझाव देकर मन्नू के चिंतन और मनन को संवारा। तीसरा बिंदु, उन्हें साहसी और आत्मविश्वासी बनाया। अगला बिंदु, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदार बनाया। अगला बिंदु, उनकी जोशीली बातों से ही लेखिका की रगों का खून लावा में बदल गया। अगला बिंदु, उन्होंने मन्नू के व्यक्तित्व को निखार कर असाधारण बनाया। इस तरह से 2 अंक का प्रश्न है, कोई भी 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न घ, आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है। संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, क्यों कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, संस्कृति पाठ के आधार पर। पहला बिंदु, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार करने के कारण संस्कृत मानव था। दूसरा बिंदु, आज के विद्यार्थी ने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर न्यूटन की तरह नया आविष्कार नहीं किया है, अतः वह न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है। अगला बिंदु, आज का विद्यार्थी न्यूटन के सिद्धांत के साथ साथ अन्य बातों का भी ज्ञान रखता है। अगला बिंदु, इस आधार पर आज के विद्यार्थी को अधिक सभ्य तो कह सकते हैं, परंतु संस्कृत नहीं। इस तरह से 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न 9वां, जिसमें एक पठित काव्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित 1-1 अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। काव्यांश देखिए, सूरदास जी का पद है, ऊधो तुमहो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तगा मीन्स धागा, स्नेह प्रेम, प्रेम रूपी धागा। अपरस यानी स्पर्श रहित, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन पात यानी कमल का पत्ता। ज्यों जल माँ तेल की गागरे, बूंदन ताकों लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीत नदी प्रेम रूपी नदी, रूपक अलंकार। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। चांटी यानी चींटी और गुर यानी गुड़। यहाँ पर गुड़ श्री कृष्ण को कहा गया है और चींटी गोपियों को। अब इस पर आधारित काव्यांश पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला, उपर्युक्त पद में वक्ता और श्रोता क्रमशः हैं। वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता यानी सुनने वाला कौन है?
तो दूसरा विकल्प सही है, वक्ता गोपियाँ हैं और श्रोता उद्धव हैं। तो प्रश्न का जो विकल्प है दूसरा विकल्प सही है, गोपियाँ उद्धव। अगला प्रश्न ख, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देयन दागी, पंक्ति में किस स्थिति की ओर संकेत है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ख का सही विकल्प है आपका चौथा, कथन 1 और 4 सही हैं, यानी पहला उद्धव के दुर्भाग्यशाली होने की ओर और चौथा कृष्ण के प्रेम से अप्रभावित होने की ओर। तो विकल्प 4 सही है, कथन 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न ग, कथन और कारण से संबंधित कथन है, गोपियों ने व्यंग कसते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा है, कारण कृष्ण के सानिध्य में से समीप रहते हुए भी उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग यानी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। ग का सही विकल्प है तीसरा, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला घ, गुर चांटी जो पागी, पंक्ति में कौन किसका प्रतीक है, तो इसका सही विकल्प है घ का, वह है चौथा, गुर यानी गुड़ श्री कृष्ण का और चांटी यानी चींटी गोपियों का, चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न पांचवा, उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है, सही विकल्प चयन कीजिए। तो इसका सही विकल्प है दूसरा, कथन 1 और 2 सही है, यानी जल में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते से और दूसरा जल में पड़ी रहने वाली तेल की गागर से। तो विकल्प दूसरा सही है, कथन 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न 10वां, कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखना है, यानी 2-2 अंक के 3 प्रश्न 6 अंक के। पहला, शक्ति और साहस के साथ विनम्रता हो तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, इस कथन पर अपने विचार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आलोक में लिखिए। 2 अंक का प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, शक्ति और साहस के साथ विनम्रता का होना आवश्यक है। पहला बिंदु, विनम्रता के अभाव में शक्ति और साहस अनियंत्रित हो सकते हैं, जिसका परिणाम विनाशकारी होता है। दूसरा बिंदु, विनम्रता का ना होना अहंकार यानी घमंड को जन्म देता है। तीसरा बिंदु, जैसे परशुराम और लक्ष्मण में विनम्रता का अभाव था, इसलिए उन्हें सभा के विरोध का सामना करना पड़ा। अगला बिंदु, जबकि राम में शक्ति और साहस के साथ विनम्रता भी थी, इसलिए सभा ने उनका सम्मान किया। इस तरह से 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। 2 अंक का प्रश्न है। अगला प्रश्न ख, आत्मकथ्य कविता के आधार पर उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जिनका उल्लेख कवि अपनी आत्मकथा में नहीं करना चाहता है। 2 अंक का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, कवि अपनी आत्मकथा में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख नहीं करना चाहता है। पहला बिंदु, वह अपनी सरलता जो उसके दुखों का कारण रही है का उल्लेख नहीं करना चाहता है। दूसरा, वह अपने जीवन में की गई ना तो भूलों को दिखाना चाहता है और ना दूसरों के छल कपट को। तीसरा बिंदु, वह अपनी प्रेयसी के साथ बिताए सुखमय पलों को सबसे नहीं कहना चाहता है। अगला बिंदु, वह अपने जीवन के दुर्बल पक्षों का भी उल्लेख नहीं करना चाहता है। 2 अंक का प्रश्न है, कोई भी अपेक्षित 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न ग, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, कवि ने स्वयं को चिर प्रवासी इतर और अन्य क्यों कहा है, यह दंतृत मुस्कान कविता के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, कवि नागार्जुन अपनी घुमक्कड़ यानी घूमने फिरने की प्रवृत्ति के कारण प्रवासी जीवन व्यतीत करते थे। दूसरा बिंदु, अधिकांश समय अपने घर से दूर रहे, जिस कारण वे अपने शिशु यानी बच्चे के लिए अपरिचित हो गए। कवि एक अतिथि की तरह बहुत दिनों पश्चात लौटे हैं। अपनी इसी स्थिति के कारण वे स्वयं को अन्य इतर अतिथि कह रहे हैं। ये उनके अंतर्मन की पीड़ा और व्यथा को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह से कोई 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं अपेक्षित। अगला घ, वर्तमान में संगतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं,
संगतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता हर काल में रही है और रहेगी। अगला बिंदु, संगतकार की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सार्थक भूमिका होती है। ऐसे व्यक्ति समाज के हर छोटे बड़े कार्य में सहायक की भूमिका का निर्वाह करते हैं। प्रसिद्ध या महान व्यक्तियों की सफलता में स्वयं को पीछे रखकर अपनी मनुष्यता का परिचय देते हैं। ये सदैव अपने त्याग से दूसरों को आगे बढ़ने में सहायक बनते हैं। इनकी उपयोगिता सुदृढ़ नींव जैसी होती है। कोई भी 2-3 बिंदु अपेक्षित लिखे जा सकते हैं इस तरह से। अगला प्रश्न 11वां, जिसमें पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 के पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। 3 में से कि नहीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखना है, जो कि 4-4 अंक के 2 प्रश्न यानी 8 अंक के 2 प्रश्न। पहला क, माता का अंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। 4 अंक का प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। माता का आंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज का चित्रण करते हुए वहाँ की जीवन शैली का उल्लेख किया है। अगला बिंदु, शांत, प्राकृतिक एवं आत्मीयता से परिपूर्ण वातावरण, सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन शैली, पारिवारिक संबंधों में घनिष्ठता, सामूहिकता यानी समूह में जीवन बसर करना, समूह में कार्य करना, समूह में रहना, प्रकृति से निकटता, शारीरिक खेलों की प्रधानता, खेल मनोरंजन के सरल और सुलभ साधन। इस तरह से 4 अंक का प्रश्न है, तो कोई भी अपेक्षित 4-5 बिंदु लिखे जा सकते हैं उत्तर में। अगला ख, ऊंचाई की ओर बढ़ते जाने पर लेखिका को परिदृश्य में क्या अंतर नजर आए? साना साना हाथ जोड़ यात्रा वृत्तांत के आधार पर लिखिए। 4 अंक का प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। साना साना हाथ जोड़ यात्रा वृत्तांत के आधार पर लेखिका ज्यों ज्यों ऊंचाई की ओर बढ़ती जा रही थीं, त्यों त्यों बाजार, लोग और बस्तियां कम होती जा रही थीं। चलते चलते स्वेटर बुनने वाली नेपाली युवतियां और कार्टून ढोने वाले बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे, यानी आँखों से ओझल हो रहे थे, दूर हो रहे थे। घाटियों में बने घर ताश के बने घरों की तरह दिख रहे थे। हिमालय अब अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ दिखने लगा था। रास्ते सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होते जा रहे थे। बीच बीच में रंग बिरंगे खिले हुए फूल दिख जाते थे। इस तरह से 4 अंक का प्रश्न है, कोई भी 4-5 बिंदु अपेक्षित लिखे जा सकते हैं। अगला ग, हिरोशिमा के बम विस्फोट में हुई क्षति को देखकर लेखक को कौन सी घटना याद आई? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। हिरोशिमा में अणुबम विस्फोट से निकली रेडियोधर्मी तरंगों ने असमय असंख्य लोगों को काल कवलित कर दिया, यानी भगवान का प्यारा कर दिया। लेखक ने उस विस्फोट का दुख भोगते हुए लोगों को देखा। यह देखकर भारत की पूर्वी सीमा की घटना याद आ गई कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते हैं, जबकि उनका काम थोड़ी सी मछलियों से चल सकता था। इससे जीवों का व्यर्थी विनाश हुआ था। 4 अंक का प्रश्न है, इस तरह से अपेक्षित उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, पेपर का अगला खंड घ, जिसमें रचनात्मक लेखन पर आधारित 20 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। 12वां प्रश्न, जिसमें 3 में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। 3 में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में। 6 अंक का प्रश्न है। बच्चों, अनुच्छेद किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर अनुच्छेद लेखन से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न 13वां, जिसमें पत्र लेखन से संबंधित है। आप अनुपमा या अनुपम हैं। आपके क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क पर लाइटें खराब हो गई हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। इस और ध्यान आकर्षित कराते हुए सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। 5 अंक का प्रश्न है। अथवा आप अनुपमा या अनुपम हैं। अपने विद्यालय की भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अपने दादाजी को विद्यालय की भाषण प्रतियोगिता की संपूर्ण जानकारी देते हुए लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। पत्र लेखन से संबंधित आप वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। बच्चों पत्र लेखन के जो 5 अंक हैं, इसमें 1 अंक फॉर्मेट का, 3 अंक विषय वस्तु यानी कंटेंट के, 1 फॉर्मेट का, 1 अंक
1 अंक आपके फॉर्मेट का, 3 अंक विषय वस्तु यानी कंटेंट के, और 1 अंक भाषा शुद्धता का। इस तरह से 5 अंक की पत्र का मूल्यांकन किया जाता है। तो पत्र लेखन से संबंधित वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, इसमें आप देख सकते हैं स्ववृत्त लेखन और ईमेल लेखन, अथवा में ईमेल लेखन है, यानी या तो स्ववृत्त लिखिए या फिर ईमेल लिखिए। आप मेधावी या माधव हैं, आपने पत्रकारिता में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है, किसी प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र में पत्रकार का पद रिक्त है, आप उक्त पद की योग्यता पत्रकारिता में स्नातक को धारण करते हैं, उक्त रिक्त पद हेतु समाचार पत्र के प्रमुख को आवेदन भेजने के लिए लगभग 80 शब्दों में अपना एक स्ववृत्त तैयार कीजिए। तो स्ववृत्त लेखन से संबंधित आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें जो CBSE ने स्ववृत्त और आवेदन पत्र को मिक्स कर दिया है, तो आप स्ववृत्त लेखन वाला वीडियो देखें, और दूसरा वीडियो आप स्ववृत्त सहित आवेदन पत्र, स्ववृत्त सहित रोजगार आवेदन पत्र वाला वीडियो देखें। और एक और है शिक्षक पद पर, प्राथमिक शिक्षक पद पर रोजगार हेतु आवेदन पत्र, ये वीडियो आप देख सकते हैं। ईमेल लेखन वाला वीडियो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न विज्ञापन लेखन से संबंधित है और इसके अथवा में संदेश लेखन से संबंधित है, जो कि 4 अंक के हैं, 4 अंक का है। तो आप चैनल पर विज्ञापन लेखन से संबंधित, संदेश लेखन से संबंधित चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। ये विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, इसके भी मार्क्स इस तरह से बटे होते हैं। 1 अंक फॉर्मेट यानी प्रारूप का, और 3 अंक विषय वस्तु के, और आपका 1 अंक भाषा शुद्धता का। ऐसे ही स्ववृत्त और ईमेल का भी 1 अंक प्रारूप का, 3 अंक विषय वस्तु यानी कंटेंट, और 1 अंक भाषा शुद्धता का। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।